watching Sports Siblings powered by the News Views. एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल्स में बहुत बुरी शिकस्त हुई है श्रीलंका के साथ। इसी के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए सुबैल नौखेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुबैल नौखेज। वालेकुम सलाम मारिया, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं? पाकिस्तान की शिकस्त के बाद कुछ ज़्यादा ठीक हालात तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अगर आपने अभी ये टॉपिक छेड़ ही दिया तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो शिकस्त हमें हुई है श्रीलंका के खिलाफ, उसके क्या मसले थे? उसमें क्या ऐसे मसले थे कि हम फाइनल में आकर कप के इतना करीब आकर हमें इतनी बुरी शिकस्त देखनी पड़ी? देखिए मारिया, मैच बहुत ही एक जो फाइनल की वाइब्स आनी चाहिए थी वैसी वाइब्स बिल्कुल नहीं आई। बहुत ही वन साइड मैच हुआ, जो कि पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त लिया। नसीम शाह ने पाकिस्तान को बड़ा एक अच्छा स्टार्ट दिलवाया, लेकिन उसके बाद वही पुरानी बात जो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की डेप्थ बॉलिंग ने बड़ा मायूस किया। और हमने देखा कि कहाँ श्रीलंका 57 फॉर 6 था और उसके बाद कहाँ उनका टारगेट 170 पर चला गया। तो देखा जा सकता है कि हमारी डेप्थ बॉलिंग कंटिन्यूसली हमें जो है वो बड़ा डिसअपॉइंट कर रही है। और उसकी एक मेन रीज़न थी कि जब श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 170 रन स्कोर कर लिया तो पाकिस्तान का वो मैच जीतना बड़ा वैसे ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का इंटेंट शो किया हमारे बैट्समैन ने, वो भी एक मायूस कुन था। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमें फाइट करनी चाहिए थी वहां हम हैंड्स अप कर चुके थे और हम बिल्कुल एकदम से एग्रेसिव मूड से डिफेंसिव मोड में चले गए। और यही हमारी रीज़न बनी मैच हारने की। जबकि ऑल क्रेडिट टू श्रीलंका, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेम की। उनका जिस जोश और जज्बे से उनके खिलाड़ी खेल रहे थे, पता लग रहा था कि वो एक मैच जीतने के लिए आए हुए। और मेरे ख्याल से फील्डिंग ने एक बहुत बड़ा फ़र्क दोनों टीमों में डाला है। जहां पाकिस्तान से कैचेस मिस हुए वहां श्रीलंका ने आउट क्लास फील्डिंग की। तो जहां बैटिंग बॉलिंग में श्रीलंका ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया इस फाइनल में, वहाँ फील्डिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू था जो पाकिस्तान को ये मैच हराने में बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। आपको ये नहीं लगता है कि फखर को ज़रूरत नहीं थी टीम में रखने की इस बार? क्योंकि हम देख रहे हैं बाबर, फखर, कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो पहले मैच से कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अभी भी कोई खास जो हमने बाबर की कप्तानी कोई हमने देखी नहीं है। क्योंकि नवाज 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच उनको मिल चुका है और एशिया कप में वो बड़े बेस्ट बॉलर का गए और आज उनको सिर्फ एक ही ओवर दिया गया है। हाँ देखिए, बाबर की कप्तानी पे थ्रू आउट द एशिया कप तो उनकी कप्तानी को बड़ी तारीफ भी की गई, लेकिन फाइनल में उनकी कप्तानी के ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठाए गए और देखा भी गया कि बड़े मतलब स्ट्रेंज डिसीजन बाबर ने लिए। और किसी की मतलब नॉर्मल बंदे की समझ में तो नहीं आ रहा था कि बाबर ने ऐसे डिसीजन क्यों लिए। और हमने देखा कि जहां नवाज के 4 ओवर पड़े थे, उसके बावजूद उन्होंने हसनैन से और इफ्तिखार से ओवर करवाए। इफ्तिखार ने जब 2 ओवर करवाए पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद बाबर जो है वो हसनैन के ओवर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि हसनैन पहले 2 ओवर्स में बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि 20 ओवर्स पूरे करने के लिए बाबर शायद हसनैन के 2 ओवर पूरे करवा रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि ना सिर्फ 2 ओवर बल्कि इफ्तिखार से 3 ओवर करवाए गए। उसके बाद नवाज के ओवर कम कर दिए गए। हसनैन जिनको कॉन्टीन्यूसली मार पड़ रही थी उनको फिर अटैक पे लेकर आए। तो बाबर की कप्तानी फाइनल के लिहाज से बड़ी क्वेश्चनेबल है। और मतलब इस फाइनल में उन्होंने वाकई में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो बड़े स्ट्रेंज डिसीजन थे। लेकिन ओवरऑल अगर बाबर की कप्तानी देखी जाए तो ही इज़ अ गुड कैप्टन और उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन भी लिए। बट फाइनल में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं। जहाँ तक आपने बात की फ़खर जमान की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर के लिए ये एशिया कप कुछ ज़्यादा पॉजिटिव साबित नहीं हुआ है। हमने देखा है कि कॉन्टीन्यूसली हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो इस एशिया कप में फेल रहा है। इसमें कई लोग बात करते हैं कि शायद बाबर और फ़खर के फेल हुए और रिजवान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरे ख्याल से रिजवान ने जितना इस फाइनल में, स्पेशली आज के फाइनल में, इस टीम के ऊपर प्रेशर डाला है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ इनिंग्स रिजवान ने खेली है। जहां 170 रन का टारगेट था और हमारे टॉप ऑर्डर ने पावर प्ले के अंदर सिर्फ 27 रन स्कोर किए, जिसमें से 36 रन स्कोर किए, जिसमें से 27 रन उनके अपने थे और 10 रन तो हमें पहली बॉल पे ही एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो हमने देखा कि इंटेंट नहीं नजर आ रहा था।
और हम लोग हम यूजुअली इस एशिया कप से पहले अपने टॉप ऑर्डर पे रिलाई कर रहे थे। तमाम फैंस कह रहे थे हमारे जो टॉप 3 के बैट्समैन हैं हम उन पे हमारी बैटिंग बड़े रिलाई करती है, लेकिन अब हमारे जो टॉप 3 के बैट्समैन थे हमने देखा कि वो हमारे जो फिनिशर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा रिलाई करने लग गए, और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर 15 रन भी आखिरी 5 ओवर में हम इनका रन रेट छोड़ कर जाए तो ये 15 रन भी बना लेंगे, जबकि हमारे पास मेरे ख्याल से उस क्लास के फिनिशर्स मौजूद नहीं है। हम आसिफ पे बड़ा रिलाई कर रहे हैं, लेकिन आसिफ की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। अगर आप पूरा एशिया कप उठा के देख ले तो आसिफ कहीं पर भी मैच फिनिश करने में कामयाब नहीं हुए। इंडिया के साथ एग्जांपल ले ले तो जब 2 बॉल्स पे 2 रन रिक्वायर्ड थे वो अपनी विकेट दे के चले गए। जब हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच देखा तो उसमें वो अपनी विकेट दे के चले गए, और फिर नसीम शाह ने आके मैच किया, और आखिरी 2 मैचेस में तो वो गोल्डन डक पे आउट हुए। तो हमें थोड़ा सा अपनी टीम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि हमारी एक बैलेंस टीम हो, ना तो हम हमारे टॉप ऑर्डर फिनिशर्स पे रिलाई करें और ना ही हमारे फिनिशर टॉप ऑर्डर पे रिलाई करें। जिस सिचुएशन में जो मैच हो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस दी जाए। पर आज नसीम शाह के भी ओवर हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़े हैं। देखिए नसीम शाह यंग बॉलर है और कभी कभार हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। ये तो मैंने हमारी आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास फिनिशिंग जो हमारी डेप्थ बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी भी इस टाइम टीम पर आ जाए तो हमारी डेप्थ बॉलिंग उनके बावजूद भी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि हम लोग फोकस लाइन लेंथ पे ज़्यादा नहीं करते। और आज भी हमने ये देखा कि आखिरी 10-15 ओवरों में वो अच्छे खासे रन बना गए, जिससे तमाम प्रेशर जो था वो पाकिस्तान पे ट्रांसफर हो गया था। तो नसीम शाह थोड़े से एक्सपेंसिव रहे आज, बट हारिस रऊफ ऑन द अदर एंड बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की और विकेट टेकिंग बॉलर साबित हुए, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो मजीद से मजीद इम्प्रूव होगी। अभी जो नेक्स्ट सीरीज हमारे पास आ रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, उसका क्या फायदा, कितना पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? देखिए वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सीरीज खेलने जा रहा है। एक तो लास्ट समर्स में जब इंग्लैंड ने हमें पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, ये जो टूर था वो स्केड्यूल था लास्ट ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये टूर कैंसिल कर दिया था इंग्लैंड की मैनेजमेंट ने, और अब एक बार फिर वो पाकिस्तान वापस आ रही है। तो एक तो ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जहाँ तक आपने बात की वर्ल्ड कप की कि वर्ल्ड कप के लिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले जितने भी T20 मैचेस पाकिस्तान खेलेगी वो अपना कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अभी इंग्लैंड की टीम जो है यहाँ पर 7 T20 मैचेस खेलने आ रही है। 7 T20 मैचेस आई गेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक टीम की अच्छी अच्छी कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए और एक अच्छी टीम तैयार करने के लिए फॉर द वर्ल्ड कप। हमने देखा है कि इस एशिया कप में तो हमें बिल्कुल भी मिडिल ऑर्डर हमें नजर ही नहीं आया। हमारे पास मिडिल ऑर्डर पे बैट्समैन तो कोई था ही नहीं। इफ्तिखार जो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, हम उन्हें एज ए 2 डाउन खिला रहे थे और उनको अपनी जो उनकी एक नेशनल गेम है उनके अगेंस्ट जाके उनको हम खेलने के लिए कह रहे थे, और उनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस इस एशिया कप में रही नहीं है। तो उस लिहाज से हमें अपने मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और हमें वो 7 मैचेस जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, 7 मैच T20 सीरीज जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है, उसमें हमें अपने कॉम्बिनेशंस बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस लिहाज से वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी नवंबर में हमें हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उससे पहले जो पाकिस्तान के जितने भी वार्म अप मैचेस होंगे, आपको क्या लगता है वो हमें थोड़ा सा उसमें हमें फायदा होगा, हमें पता लगेगा कि हमें कौन से बॉलर चाहिए, कौन से बैट्समैन चाहिए और किसको निकालना है, किसको रखना है? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले जितने भी मैचेस खेलने को मिलेंगे वो फायदेमंद साबित होंगे। वार्म अप मैचेस जस्ट इज गुड टू गो इनटू द टूर्नामेंट, बट जो सीरीज है, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज के बाद अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई चेंजेस करनी है तो हमारे पास उन चीज़ों का टाइम होगा। तो वो सीरीज इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें अपने स्क्वाड में कोई चेंजेस करने हैं तो हम उस सीरीज के बाद करेंगे। द मोमेंट यू आर इनटू द वर्ल्ड कप और वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं तो उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड की चेंजिंग बहुत इम्पॉसिबल ही हो जाती है अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरीज हो। तो वार्म अप मैचेस का भी रिसेंटली आईसीसी ने स्केड्यूल जारी किया और एक बार फिर हमने देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच है और वो 19 अक्टूबर को खेला जाएगा गावा के स्टेडियम में। और हमारा दूसरा
जो वार्म अप मैच है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट है, और इस चीज़ की मुझे थोड़ी सी समझ इस सेंस में नहीं आई है कि हम ऑलरेडी 7 मैचेस की T20 सीरीज इंग्लैंड के साथ सितंबर में खेलेंगे और अक्टूबर में फिर हमारा वार्म अप मैच इंग्लैंड के साथ ही होगा। यही हमारा मैच अगर कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आ जाता तो हमें थोड़ा सा और फायदा हो जाता, वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करने की हमें और मतलब और प्रैक्टिस मिल जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हमारा इंग्लैंड के साथ ही मैच है। लेकिन अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है वो हमें किस कदर हेल्प करती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज की कंडीशन बहुत अलग है। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ यहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अलग है, और जो पाकिस्तान में मैचेस है पाकिस्तान की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। तो अब हमने देखना ये है कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो स्क्वाड जो सेलेक्ट करती है फॉर द वर्ल्ड कप, वो उस सीरीज को मद्देनजर रखते हुए करती है कि उस सीरीज की कंडीशंस क्या है, या वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को जेन में रखते हुए अपना स्क्वाड सेलेक्ट करती है। चलिए, ये तो क्रिकेट की बात होगी। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी क्या कहते हैं जो वुमेन फुटबॉल टीम है वो भी हमारी इंडिया से हारी है और बांग्लादेश से हारी है। देखें, एक तो बड़ी ये खुशआइन बात है कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने इंटरनेशनल फुटबॉल में एक बार फिर वापसी की है। 8 ईयर्स के बाद पाकिस्तान वुमेन टीम्स फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में उन्होंने शमूलियत की है, और ये सैफ गेम्स जारी है नेपाल में, जहां पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम के डिफरेंट टीम्स के साथ मुकाबले जारी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वुमेन्स टीम अब उस टूर्नामेंट से तो बाहर आ गई। उनका पहला मैच आर्च राइवल इंडिया के साथ था, उनसे वो 3-0 हारी। उसके बाद उनका कल मैच जो था वो बांग्लादेश के साथ था, उससे वो ज़रा बदतरीन शिकस्त ही कह सकते हो उसको, उनसे वो 6-0 हारी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान वुमेन ने इंटरनेशनल फुटबॉल में वापसी की है। इससे हमें पॉजिटिव्स यही लेने चाहिए, और हमें उम्मीद यही करते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है ये टीम इम्प्रूव करेगी और पाकिस्तान के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। दो कि अभी इस ग्रुप में एक मैच बाकी है, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जो है वो मालदीव्स के साथ खेलेगा। चले, ये तो अच्छी बात है। हम पाकिस्तान की फुटबॉल गर्ल्स टीम को, वुमेन टीम को गुड लक कहते हैं, और इंशाल्लाह हम आप लोगों से मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और देखते रहिए स्पोर्ट्स सिबलियंस। अल्लाह हाफिज।